पे आए हैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो साधारण मियाद थी वो ख़त्म हो गई है, उसका भी विश्लेषण करेंगे और कई सारे महत्वपूर्ण बात बताएंगे आपको जो आपको टैक्स बचाने से लेकर के और बाकी पहलुओं पर बहुत जानना ज़रूरी है आपके लिए। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम इस शो में आपको बताने वाले हैं कि सैलरी के साथ मिलने वाले पर्क्स का होना टैक्स के लिहाज से कितना है फ़ायदेमंद। नहीं बनती है टैक्स की देनदारी, फिर भी रिटर्न फाइल करना क्यों है ज़रूरी। और साथ ही भी बताएंगे कि चिक्की के साथ चॉकलेट मिलाने से कैसे बिगड़ेगा आपके पॉकेट का टेस्ट। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे और कोहली साहब लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे हम लोग। लेकिन एक मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब रिटर्न फाइल कर रहे थे तब भी लोगों के पास सवाल थे और उलझन आ रही थी, और अभी भी हमेशा नौकरी पेशा लोगों के सामने एक उलझन रहती है कि जब उनको सैलरी मिलती है तो सैलरी के साथ कई सारे पर्क्स उनको मिलते हैं। अब ये पर्क्स उनको कई बार टैक्स के लिहाज से कन्फ्यूज़न रहता है कि ये टैक्स के लिहाज से फ़ायदेमंद है, लें कि ना लें, ऐसा तो नहीं टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे समझाइए टैक्स का पूरा पेंच क्या है, पर्क्स का पूरा पेंच क्या है टैक्स के लिहाज से। जी हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए पर्क और अलाउंस के बीच में एक बड़ी थिन लाइन होती है, बहुत बारीक लाइन होती है। कुछ लोग पर्क्स को अलाउंस मान लेते हैं, अलाउंस को पर्क मान लेते हैं, पर आयकर की दृष्टि से एक सेक्शन 17(2) है, उसमें पर्क्स को पूरी तरह से समझाया गया है। और पर्क्स की अगर मैं साधारण डेफिनेशन में जाऊं तो वो ये कहता है आपकी कोई जिम्मेवारी थी, आपकी कंपनी वो पूरी कर रही है। बड़ा आसान और सिंपल भाषा में, तो वो अगर आपको पूरी कर रही है तो भाई आपको उसका टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि तो आपकी जिम्मेवारी थी, अब कंपनी पूरी कर रही है। पर इसमें जो मजेदार बात यह है कि जो न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम की हम बात कर रहे हैं बहुत टाइम से लक्ष्मण, तो ये पर्क्स, जबकि हमने देखा ज्यादातर अलाउंसेस न्यू रिजीम से बाहर हो चुके हैं, आप भी जानते हैं, कई बार आप चर्चा भी कर चुके हैं। पर पर्क्स जो है क्योंकि सैलरी की वैल्यू का हिस्सा बनते हैं, तो पर्क्स पे ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम का जो भेद है ये अप्लाई नहीं करता है। नहीं, सबसे पहले मैं समझूंगा कि पर्क्स और अलाउंस में हमें एक साधारण लोग फर्क करना चाहे तो कैसे फर्क करेगा। बिल्कुल, आई थिंक इसको हम उदाहरण लेके समझो तो बेहतर समझेंगे। तो मैं उदाहरण पे लेता हूं, जैसे आपको सबसे पॉपुलर और सबसे मशहूर जो पर्क होता है, अलाउंस होता है, वो होता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। आपको कंपनी एक फिक्स अमाउंट देती है, आप किराए के मकान में अगर रहते हैं तो किराया देते हैं, और आप सेक्शन 10(13)(a) के अंतर्गत उसकी एग्जेम्पशन ले लेते हैं। मान लीजिए कंपनी आपको किराया नहीं, ये अलाउंस हुआ, ये अलाउंस हो गया, इसको नाम ही HRA, हाउस रेंट अलाउंस। मान लीजिए कंपनी लक्ष्मण किराया नहीं दे रही है, कंपनी क्या करती है, आपको बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ तो मध्यम साइज की भी कंपनी जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज हैं, या वो किराए पे लेके आपको वो घर दे देती है। वो कहती है साहब हम आपको HRA नहीं देंगे, आपको किराया भी नहीं देना है, हम आपको पूरा का पूरा घर ही दे देते हैं, जब तक आप नौकरी कर रहे हैं आप इस घर वहां पर उसका कोई किराया आपको देना नहीं, उसका ना तो HRA मिल रहा है, ना आपको किराया देना है, ना तो आपको CTC का पार्ट है, ना आपके CTC का पार्ट बन जाता है। वो मैं उसी पे आ रहा था कि तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कंपनी का वो घर है, इसको हम बोलते हैं रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, कि उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं है, खाली घर है, उसने कहा था फर्नीचर आप अपना रख लीजिए, तो उसका 15% जो कंपनी जो टोटल सैलरी की वैल्यू है वो आपकी उसमें जुड़ जाएगी, आपकी सैलरी का। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है तो 15,000 और उस घर के जुड़ जाएंगे, बड़ी आसान भाषा में। अच्छा, वो 15,000 कंपनी तय नहीं कर रही है, वो इनकम टैक्स तय कर रहा है, वो इनकम टैक्स तय कर रहा है। और अगर इस घर में फर्नीचर भी रखा हुआ है तो फर्नीचर तो लाजमी बात है, कंपनी ने कहीं से खरीद के रखा होगा, तो जो भी फर्नीचर की वैल्यू है उसका 10% आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। मान लीजिए फर्नीचर अंदर 5 लाख का रखा है तो 50,000 और आपकी साल का सैलरी में जुड़ जाएगा। तो ये पर्क्स को वैल्यूएशन का तरीका सेक्शन 17 में दिया हुआ है, और इसको हम दर्शकों को आज मैं ये बताना चाहता था कि इसको आप अलाउंस के साथ मिक्स करके ना देखिए, ये पर्क्स अलग चीज है। और बहुत सारे लक्ष्मण एम्प्लॉइज को जब ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना पैकेज हमें बताइए, आप कैसे चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई कंपनी होती है जो आपको थोड़ी छूट देती है, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि क्या ये जो अलाउंस न्यू रिजीम में अब नहीं मिलते, क्या वो पर्क्स के जरिए, अब ये कैलकुलेशन से पता लगेगा, क्या वो पर्क्स के जरिए हमको कुछ टैक्स का फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये आपने बहुत अच्छा कंपेयर किया कि अगर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जब हम जा रहे हैं तब हमें पर्क्स को उस नजरिए से भी देखना चाहिए। जी। आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, अगर मान लिया किसी के पास पर्क्स मिल रहा है अच्छा खासा है, तो वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से उसको देखना फायदेमंद होगा या फिर न्यू रिजीम के हिसाब से? देखिए, अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके और आपका ओल्ड रिजीम में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद निकल रही है, तो ये तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लक्ष्मण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आपको कंपनी कौन से पर्क दे रही है, क्या आपको मकान दे रही है, कार दे रही है, कोई सर्वेंट्स प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से पर्क दे रही है, और आपकी सैलरी का ओवरऑल हिस्सा कैसा है, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं। तो लक्ष्मण, ये जो आपका सवाल है थोड़ा सब्जेक्टिव है, इसमें जब तक हम इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस डाल के नंबर भर के नहीं देखेंगे, हम केस टू केस से डिफर कर सकता है। तो ओवरऑल ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम पहले ये डिसाइड करें, और फिर आप पर्क्स लेके अलाउंस लेके देखें। बहुत कम लोग इस काम को कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज इस मुद्दे को उठाना चाहूंगा।
चलिए, तो जब पर्क्स और अलाउंस के बीच का आपको अंतर देखना हो तो कई सारे पहलू उसका ख्याल रखिएगा और उस पर टैक्स की देनदारी बिल्कुल अलग बनती है अलाउंस की तुलना करें। तो जैसा कि कोहली साहब ने आपको पूरा फार्मूला बता दिया, तो ये आपको देखना है कि आपके लिए कितना फायदेमंद है पर्क्स लेना या फिर अलाउंस के तहत रहना, जब आपके पास एक विकल्प मिले कि सैलरी को रिस्ट्रक्चर कैसे करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर मुझे लगता है टैक्स में पहली बार इस मुद्दे को हम लोग टच कर रहे हैं और टैक्स पेयर्स को भी इस चीज़ का खास